Welcome students. Our today's topic is combination of resistances. आज के टॉपिक में हम रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आप यह भी जानेंगे कि किसी भी रेसिस्टेंस को कंबाइन करने की क्या आवश्यकता पड़ती है और कंबाइन करने के बाद करंट का क्या होता है, कंबाइन करने से किस तरह से रेसिस्टेंस चेंज होता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि हम किसी भी रेसिस्टेंस को क्यों कंबाइन करते हैं या रेसिस्टेंस को कंबाइन करने की क्या आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमारे घरों में अलग अलग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलग अलग करंट की मांग करते हैं, यानी हमारा जो अलग अलग बहुत प्रकार का हमारा जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसे अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए। जैसे अगर आपका मोबाइल फोन है उसे अगर चार्ज करना है तो उसे करंट रिक्वायर्ड अमाउंट में चाहिए। बल्ब जलाने के लिए या टेलीविजन देखने के लिए या और भी जो दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उन सभी को रन करने के लिए अलग अलग अमाउंट में करंट चाहिए। जैसे अगर हम एक रेडियो की बात करें तो अगर आप रेडियो के सर्किट में देखिएगा तो उसमें बहुत सारा रेसिस्टेंस छोटा छोटा लगाया गया होता है और ये रेसिस्टेंस क्या करता है, उसमें जो रिक्वायर्ड करंट की आवश्यकता होती है उस सर्किट को रन करने के लिए वह रिक्वायर्ड करंट प्रोवाइड करने का काम करता है। तो चलिए हम इस देखते हैं किस तरीके से हम रेसिस्टेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का सबसे पहले आप देख लीजिए कि रेसिस्टेंस होता किस तरह का है। वैसे मार्केट में तो ये बहुत अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल होता है जो रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं या रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें एक रिक्वायर्ड अमाउंट में करंट प्राप्त होता है। यदि हम बात करें एक बल्ब की या एक फैन की या कोई भी दूसरा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, वह डिवाइस भी रेसिस्टेंस ऑफर करता है और वह खुद एक तरह का रेसिस्टेंस होता है। तो हम यहाँ पे अलग अलग रेसिस्टेंसेस को कंबाइन करने की बात करते हैं। तो ये आप देख लीजिए कुछ जो कॉमन से रेसिस्टेंस है वो आपको दिख जाएंगे, इस तरीके से बने हुए होते हैं। मार्केट में आपको आराम से दिख जाएंगे। इस तरह का छोटा सा रेसिस्टेंस होता है, इसमें एक वायर इस तरीके से लगा हुआ होता है, यहाँ पे मार्क किया होता है। तो इस तरह का कुछ रेसिस्टेंस आप देख सकते हैं मार्केट प्लेस में अवेलेबल होता है और इसका यूज हम छोटे छोटे सर्किट्स को बनाने के लिए करते हैं। जब कभी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं स्कूल में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपको इस तरह के रेसिस्टेंस का यूज करना पड़ता है जब आपको रिक्वायर्ड अमाउंट में करंट चाहिए होता है तब। तो हम रेसिस्टेंसेस को कैसे कंबाइन कर सकते हैं? रेसिस्टेंस को कंबाइन करने का दो तरीका है, दो तरीके से हम रेसिस्टेंस को कंबाइन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे फर्स्ट है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड दूसरा जो तरीका है वो है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम देखेंगे इन दो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे अफेक्ट करता है। तो सर चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को, देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारा रेसिस्टेंस है तो आप हर एक रेसिस्टेंस को उसके एंड टू एंड में जोड़ते चले जाएं, यानी एक दूसरे के अंत में अगर आप उसे जोड़ते चले जाएंगे तो इस तरीके से आपका जो कॉम्बिनेशन होगा रेसिस्टेंस का वह सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जैसे आप देख सकते हैं रेसिस्टेंस को इंडिकेट करने के लिए इस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं। ये हमारा रेसिस्टेंस को इंडिकेट करने का तरीका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने तीन रेसिस्टेंस लिया है, R1, R2 और R3। तो ये तीनों रेसिस्टेंस आपस में एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका ये एंड, इसका ये और इसके एंड में ये दूसरा जुड़ा हुआ, R2 के एंड में R3 जुड़ा हुआ। तो इस तरह का अगर हम कॉम्बिनेशन करते हैं, सारी रेसिस्टेंस को वन एंड टू अदर एंड में जोड़ देते हैं, तो ये इस तरह का कॉम्बिनेशन ही हमारा कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन।
अब अगर देख लेते हैं कि ये जब हम अलग अलग रेसिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो किस तरह का हमें करंट प्राप्त होता है या किस तरह से रेसिस्टेंस चेंज होता है, उनको हम समझते हैं। ये हमारा 3 रेसिस्टेंस है और इसे हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका बैटरी बन गया। हम एक स्विच भी लगा देते हैं और अब देखिए हमारा सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा निगेटिव टर्मिनल। आप इसे रिप्रेजेंट करना जानते हैं, आसान है। अब अगर यहाँ पे भी पोटेंशियल अगर हम भी पोटेंशियल अप्लाई करें, यानी हमने जो बैटरी लगाया है यह बैटरी अगर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है तो वैसे सिचुएशन में अगर हम इस सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस कैलकुलेट करें तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए इसका जो टोटल रेसिस्टेंस है, इसका टोटल रेसिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कैपिटल आर है। ये हमारा आर रेसिस्टेंस है। और देखिए अगर हम बात करें यहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा वो इन तीनों में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि जब हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसे एक रेसिस्टेंस को पार करके अगले रेसिस्टेंस में जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो उनका एनर्जी लेवल घट जाएगा। जी हाँ, उसका कुछ अमाउंट एनर्जी का जो है वो एनर्जी के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसका एनर्जी चेंज हो जाता है। और जब एनर्जी चेंज होता है तो इसलिए हम कहते हैं कि जब हमारा ये कॉम्बिनेशन सीरीज में होता है तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वो चेंज होते रहता है। तो मान लेते हैं ये जो R1 है वो V1 पोटेंशियल प्राप्त करता है, R2 V2 पोटेंशियल और R3 जो है V3 पोटेंशियल गेन करता है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम V की बात करें तो ये V क्या होगा, यही V यहाँ पे V1 V2 और V3 में बढ़ जाता है और इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा V1 और प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। यानी इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा फाइनल पोटेंशियल जो था वो पता चल जाएगा। अब देखते हैं, आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था V इक्वल टू आई आर होता है। क्या होता है ओम्स लॉ में, आपने पढ़ा था ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहाँ पे अगर हम V1 करें तो क्या होगा, आई R1, आई कांस्टेंट रहेगा। आई क्यों कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जब सीरीज कंबाइन करते हैं तो करंट के वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, करंट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। तो हम यहां देख सकते हैं जो पोटेंशियल है ये V1 IR1 हो जाएगा, उसी तरह से V2 IR2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, और V3 जो है वो IR3 हो जाएगा। इस तरीके से हम V इक्वल टू लिख सकते हैं IR1 प्लस V2 की जगह लिख सकते हैं IR2 और V3 की जगह लिख सकते हैं IR3। तो इस तरीके से हमारा V हो जाता है IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखिए इसे हम आगे लेकर के चलते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। अब देखिए हमारा ये जो है ये इस तरीके से आ जाएगा। हम इन तीनों में देख सकते हैं कि I कॉमन है, तो I जब हम कॉमन ले लेते हैं ये तो हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर यहां से I को इस तरफ ले लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा V बाय I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम यहाँ पे V I को देखें तो V बाय I क्या कहलाता है, आपने देखा है, आपने ओम्स लॉ में ये पढ़ा था कि V बाय I जो है हमेशा कांस्टेंट होता है और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। देखिए हमारे पास था V इक्वल टू आई आर, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ से R इक्वल टू V बाय I, तो इस तरीके से यहाँ हम इस V बाय I के लिए लिख सकते हैं RE, दैट इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन करने पे जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा RE हो जाता है। तो RE इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो हमें प्राप्त हो जाता है।
अब देखिएगा अगर ध्यान से, तो यह जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के अर्थमेटिक सम के बराबर है। यानी अगर हम कहें कि अगर हम कुछ रेसिस्टेंसेस ले लें और उन रेसिस्टेंसेस को अगर हम सीरीज में कंबाइन करें, तो सीरीज में कंबाइन करने पर जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा कॉम्बिनेशन का, वह उन इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस के सम के बराबर होगा। यानी उन सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को अगर हम जोड़ देंगे तो उसके बराबर होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आ जाती है कि जो रेसिस्टेंस है रिक्वायर्ड, या जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस होगा वह रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा होगा। यानी जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। अब हम जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का भी देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? ये इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसमें सभी रेसिस्टेंस का एंड एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ा जाता है। मान लीजिए ये आपका एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस ये है, मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, और एक और रेसिस्टेंस ले लेते हैं, ये मान लीजिए कि R3। तो इन तीनों का एंड अगर एक कॉमन पॉइंट पे जोड़ दिया जाए, एक कॉमन पॉइंट पे मान लीजिए ये A और इसका दूसरा एंड B पे जोड़ दिया गया, तो इस तरह का जो हमारा अरेंजमेंट कहलाता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब देख लेते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं, जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस किस तरह से चेंज होता है। तो ये हमारा 3 रेसिस्टेंस है जिसको हमने पैरेलल कंबाइन कर दिया है, और अब हम इन सब को एक बैटरी से जोड़ने जा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट हो गया है। अब अगर यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाए तो आप बताइएगा कि ये जो यहाँ पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है A और B, इन दोनों का पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा? हमेशा बराबर होगा। तो यानी A और B के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि R1 को जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R2 को भी मिलेगा, और उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R3 को मिलेगा। यानी हमारे कहने का एक सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं रेसिस्टेंस का, तो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बदलाव किसमें होगा? मान लीजिए कि अगर इससे I करंट पास होता है, तो I करंट के पास होने पर यहां कितना करंट जाएगा? R1 से होकर के कितना करंट जाएगा? R2 से होकर कितना करंट जाएगा? और R3 से होकर के कितना करंट जाएगा? तो यहाँ पे इसके वैल्यू में चेंजिंग आएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे I1 करंट जाता है, यहाँ I2 करंट जाता है, और इस R3 रेसिस्टेंस से I3 करंट जाता है। अब हम यहां से देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वैरी हो रहा है। तो करंट बढ़ जा रहा है, जो हमारा करंट I करंट निकल रहा है वो I करंट यहाँ बढ़ जा रहा है I1, I2 और I3 में। तो हम जब I1, I2 और I3 तीनों को जोड़ देंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट करंट है, या जितना करंट उस सर्किट में फ्लो करना स्टार्ट किया था, उसका हमें वैल्यू मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, ये लिख देते हैं, I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए आपके पास था V इक्वल टू IR, और आप लिख सकते हैं I इक्वल टू V बाय R। अब अगर हम I1 निकालें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाय R1, है ना, क्योंकि रेसिस्टेंस चेंज हो रहा है।
तो हम जहां पे I1 लिखे हैं वहां पे हम लिख सकते हैं V/R1 प्लस I2, जिस तरह से I1 चेंज हुआ उसी तरह से V/R2 हो जाएगा, उसी तरह से V/R3 हो जाएगा, और इस तरीके से ये हमारा I हो जाता है। अब हम इन तीनों में देखें तो V कॉमन है, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, V कॉमन ले सकते हैं। जब V कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आप चाहे तो इसका आप नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में भी एक बार अच्छे से बैठ जाए। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब देखिए अगर हम V को यहां से लेफ्ट साइड ले आएंगे तो I/V हो जाएगा। I/V इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी अगर हम इसको V को इधर ले आते हैं तो ये हमारा इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब देखिए हमारे पास था V इक्वल टू IR, तो हम क्या लिख सकते हैं, V/I इक्वल टू R, और अगर हम I/V लिखें तो ये उल्टा हो जाएगा 1/R, क्योंकि हमने यहाँ पे बदल रखा है, यहाँ पे है V/I, और V/I को जब हम I/V करेंगे तो ये R भी अपना रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपना उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से I/V को हम क्या लिख सकते हैं, 1/R। अगर हम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस को Re मान ले तो Re इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है उसका वैल्यू हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से हमें ये समझ में आती है कि जब हम इंडिविजुअल रेसिस्टेंस को, यहाँ पे हमारे पास तीन रेसिस्टेंस R1, R2 या R3 था, इन तीनों को जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं तो पैरेलल कंबाइन करने पर रिजल्टेंट रेसिस्टेंस का इनवर्स इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के इनवर्स के सम के बराबर होता है। यस, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के इनवर्स का सम जो भी हमारे पास, जैसे R1 था तो R1 का इनवर्स 1/R1, R2 का इनवर्स 1/R2, R3 का इनवर्स 1/R3। तो इन सारे इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के इनवर्स का जो सम है वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहां से हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ये समझ में आसानी से आ जाता है। अब इसके ऊपर जो बेस्ड दूसरे क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो आपने फर्स्ट देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, उस सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है जो भी दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, तो हम जब सबको जोड़ देंगे तो 4 × 2 यानी टोटल 8 ओम हो जाएगा। एक या मान लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, यदि आपके पास आपको 2 रेसिस्टेंस दिया जाए या 4 रेसिस्टेंस दिया जाए उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास 2 रेसिस्टेंस हैं और वो सीरीज में कंबाइन करना है तो आप उन दोनों को सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए R1 बराबर दिया हुआ है 2 ओम और R2 बराबर दिया हुआ है 4 ओम। तो R1 प्लस R2 जब हम करेंगे यानी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे 2 ओम और प्लस 4 ओम। इस तरीके से हमारे पास कुल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस 6 ओम का आ जाता है। इस तरीके से हमारा ये कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है क्लियर हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। या अगर कह दिया जाए कि इसे पैरेलल जोड़ा गया है तो अगर पैरेलल जोड़ा जाएगा तो 1/R निकलेगा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे। अब देखिए 1/R1 कितना है, R1 है 2 ओम का और R2 कितना है 4 ओम का। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये 3/4 हो जाएगा, यानी ये 1/RE का वैल्यू है। 1/RE इक्वल टू आया 3/4। तो हमें अगर RE पता करना होगा यानी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, इसका इनवर्स कर देंगे, ये हमारा 4/3 ओम का हो जाएगा। तो पहले हमारे पास जब हम इसको सीरीज में कंबाइन कर रहे थे तो ये कुल 6 ओम आ रहा था, 6 ओम आ रहा था,
लेकिन जब हम इसे पैरेलल में कंबाइन कर दें तो 4/3 यानी 1 ओम से थोड़ा सा ज्यादा यानी 2 ओम से भी कम का रेसिस्टेंस है। यानी कहते हैं कि जब हम पैरेलल कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमेशा इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम हो जाता है, और अगर हम सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है हमारा कंबाइन करने के बाद रेसिस्टेंस, यानी रिजल्टेंट रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।